नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 49। ये आपकी 22 ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम ज्योग्राफी के 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये टर्म को समझना ज़्यादा जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है। जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको हिंदी में हम बोलेंगे विनिर्माण। क्या बोलेंगे? विनिर्माण। जो विनिर्माण वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, वी प्लस निर्माण। वी का मतलब होता है पुनः, अगेन, फिर से, ओके। और निर्माण मतलब बनाना। यानी कि विनिर्माण किसे कहेंगे? जब कच्चे माल से कोई नई वस्तु बनाई जाएगी तो उसे हम बोलेंगे विनिर्माण। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो दिस इज द रिप्रोडक्शन। ओके, ये क्या? रिप्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स। यानी कोई रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल से हमने कोई नई चीज़ बना दी तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुगर फ्रॉम सुगर केन, क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, ओके, एंड लेडीज पर्स फ्रॉम जूट। ये सारे किस में आएंगे? ये मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। क्लियर? जब ये प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, और जहाँ पर ये प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लियर? और जब ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इन प्रोडक्ट्स की तो उसमें दो चेंज आते हैं। द थिंग्स बिकम मोर वैल्यूएबल एंड थिंग्स बिकम मोर यूजेबल। जो वस्तु होती है वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। जैसे कपास है, कॉटन है, उसके कंपैरिजन में जो क्लॉथ है वो ज़्यादा कीमती होता है, कई गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। शुगर केन के कंपैरिजन में जो शुगर है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। जूट, जो रोड जूट है, उसके कंपैरिजन में जो लेडीज़ पर्स बनेंगे, जो मैट बनेंगे, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। क्लियर? दूसरा चेंज आता है कि थिंग्स बिकम मोर यूजेबल, ज़्यादा काम की चीज़ें हो जाती हैं। अब कॉटन का कितना की यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्लॉथ के बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। सेम शुगर के यूज़ है, सेम जो जूट के प्रोडक्ट हैं उनके यूज़ होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी ना कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि इसमें रॉ मटेरियल लिया जाता है और रॉ मटेरियल से नई वस्तु बनाई जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। एंड द ऑल द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस में ये सारी प्रोसेस होती है, उसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहेंगे। क्लियर? अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है इसको हम कई वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो वे है ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो रॉ मटेरियल के बेस पे आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इनको हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, पहली है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरी है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज होती है दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, की जो अपने कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। उनको बोलते हैं हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सच एज द जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएगी। दूसरी होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? दोज इंडस्ट्रीज विच डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स फॉर द रॉ मटेरियल, जो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है अपने कच्चे माल के लिए। आज हम इसी टाइप की कुछ इंडस्ट्रीज है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये हालांकि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के केमिकल्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ्स, ड्रग्स और बाकी जो मेडिसिन्स वगैरह होगी तो उसमें इसको यूज किया जाता है। क्लियर? तो इसमें कितने टाइप की है? यानी कि अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप की जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में है। क्लियर? ऑर्गेनिक में आ जाएगा मेनली पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का मतलब है कि जब पेट्रोलियम उसको रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, 350 प्लस प्रोडक्ट है वो निकलते हैं। तो इसमें पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में आ जाएगा आपका सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, डाइस्टफ एटसेट्रा, ये सब कुछ इसमें आ जाएंगे। दूसरे इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। इनऑर्गेनिक जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो उसमें इंक्लूड है सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन और सोडा एटसेट्रा। ओके, ये सब कुछ आ जाएंगे इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स में। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी, यानी कि जीडीपी में भी इसका अच्छा खासा रोल है। 3% जो शेयर होता है हमारे देश की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो इसी इंडस्ट्री का होता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो एशिया में हम थर्ड पोजीशन पे है
एंड इन द 12th पोजिशन, 12th प्लेस पे आ जाते हैं वर्ल्ड में हम, यानी कि ये इंडस्ट्री भी हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जो हमें दिया गया दैट इज़ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर आप सभी को पता होगा कि फर्टिलाइजर का यूज़ कहाँ किया जाता है, फार्मिंग में किया जाता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्लियर। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फोस्फेट, DAP एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कि अगर हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें यूरिया हो गया, आप अगर ये भी लिख दोगे तो काफ़ी चलेगा, यूरिया हो गया, DAP हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है, इनका प्रोडक्शन किया जाता है। यूरिया है, DAP है, दोनों का यूज़ कहाँ होता है, इनका यूज़ फार्मिंग में किया जाता है। क्लियर। जैसे DAP है तो उसका यूज़ होता है बुआई के लिए, यूरिया है उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें यूरिया खाद को डाला जाता है, इस फर्टिलाइजर को डाला जाता है। सो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, प्रोडक्शन ऑफ DAP एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स मतलब जो मिक्स्ड फर्टिलाइजर है वो इसमें आ जाती है। पोटास इज एंटायरली इम्पोर्टेड एज द कंट्री डजेंट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियली यूजेबल पोटेशियम कंपाउंड्स। इसके लिए जो मेन रॉ मटेरियल होता है वो होता है पोटास, और पोटास हमारे यहाँ पर उसका प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, इसलिए इसको हमें इंपोर्ट करना होता है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इस इंडस्ट्री की रियल ग्रोथ होती है, क्योंकि उससे पहले जो फर्टिलाइजर्स है उनका यूज़ नहीं किया जाता था फार्मिंग में, और अब इसके बिना फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं दिख रही। ओके, जहाँ तक बात की जाए कि ये कहाँ पर है, तो मेनली इट इज़ इन गुजरात, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कोलकाता। ठीक, ये वो रीजन है जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज मेनली सेटअप हुई है। नेक्स्ट इंडस्ट्री है दैट इज़ द सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ से 1 मार्कर क्वेश्चन है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में होते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पहली जो हमारी मॉडर्न सीमेंट इंडस्ट्री थी वो 1904 में चेन्नई में लगी थी। ओके, 1904 में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? चेन्नई में। क्लियर। तो ये 1904 में चेन्नई में सेटअप हुई थी। अभी एट प्रेजेंट की बात करें, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल, यानी कि ये कैसी इंडस्ट्री है? हैवी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज होती है विच यूजेज द हैवी रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस द हैवी गुड्स, जिसका कच्चा माल रॉ मटेरियल है वो भी हैवी होता है, जो गुड्स बनेंगे वो भी हैवी होंगे। तो इस इंडस्ट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सो सीमेंट इंडस्ट्री इज़ ए हैवी इंडस्ट्री एंड इट यूजेज द रॉ मटेरियल लाइक दैट ऑफ ए लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड जिप्सम। ये इसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल होते हैं, जिससे सीमेंट का प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। इसके साथ साथ इसकी लोकलाइजेशन को इफेक्ट करने वाले, अगर अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है रॉ मटेरियल हो गया सबसे पहले। ओके, दूसरा कोल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होनी चाहिए रेगुलर, और थर्ड है रेल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्री मेनली रेलवे के ऊपर ही डिपेंड करती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि अगर बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर। तो इसकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले मेन फैक्टर कौन से होंगे? रॉ मटेरियल, कोल, रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे चाहिए इसको। क्लियर। जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहीं पर ये इंडस्ट्रीज सेटअप हुई है। इट इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ये सभी को पता है कि सीमेंट का यूज़ कहाँ होता है? कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है। इट्स प्लांट्स आर लोकेटेड इन गुजरात ड्यू टू इट्स एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज़। हालांकि यहाँ पे गुजरात का ही मेंशन किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके जो प्लांट्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री की, मेन जो इंडस्ट्रीज है, ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन जो स्टेट्स है वहाँ पर मेनली ये एस्टेब्लिश हो पाई है। उसके बाद लास्ट हमें दिया गया आज की इस वर्कशीट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे हम ईजिली जो सामान हो या पैसेंजर्स हो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। तो ऑटोमोबाइल में आपके घर में खड़े जो बाइक है, स्कूटी है, उससे लेकर के जो सड़क पे दौड़ते हो आप व्हीकल देखते हो, वो सभी इसमें आ गए। आफ्टर द लिबरलाइजेशन द कमिंग ऑफ ए न्यू एंड द कंटेम्प्रेरी मॉडल्स स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर द व्हीकल्स इन द मार्केट। की लिबरलाइजेशन के बाद 1991 के बाद की बात की जाए तो लोगों की इनकम थोड़ी सी बढ़ी है
और इन व्हीकल्स की डिमांड भी मार्केट में अच्छी खासी बढ़ी है। अगर इस इंडस्ट्री के मेन सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे है अराउंड दिल्ली के आसपास के इलाका हो गया, गुरुगांव हो गया, ओके, गुरुग्राम, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई हो गया। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बड़े स्केल पर सेटअप की गई है। तो ये थी हमारी वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में केमिकल इंडस्ट्री है, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर हमें नोट लिखना। द केमिकल इंडस्ट्री इंक्लूड्स बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ओके, यानी कि इसमें कौन से आएंगे, इसमें बड़े लेवल की भी इंडस्ट्रीज है, यूनिट्स आ जाती है, इसमें छोटे लेवल की यूनिट्स भी आ जाती है, ओके। बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड्स सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडा एस एटसेट्रा। इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो इसमें सल्फ्रिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सोडा एस हो गया, ये सब कुछ आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल्स, स्पेशली यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, डाई स्टफ हो गया, मेडिसिन हो गए, तो ये और इसमें आ जाएंगे ऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सोडा एस। इंडिया रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स इन एशिया। एशिया में हम थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं एंड 12th ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम केमिकल्स के प्रोडक्शन में 12th पोजीशन पे है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिए गए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। द फर्स्ट मॉडर्न सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। पहली जो मॉडर्न सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया में वो 1904 में चेन्नई में सेटअप की गई थी। द हैवी रॉ मटेरियल फॉर दिस इंडस्ट्री इज लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। ये इसके लिए रॉ मटेरियल है जो इसकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। जहाँ पे ये रॉ मटेरियल मिल जाते हैं वहीं पर ये इंडस्ट्री सेटअप होती है। रेल ट्रांसपोर्ट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर दिस इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के साथ साथ रेल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, कोल अवेलेबल होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, उसकी रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इस इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। दिस इंडस्ट्री इज मेनली स्प्रेड इन गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये इंडस्ट्री है मेनली गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में फैली हुई है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी ईजी थी, थोड़ी सी लेंथी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।